तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस की। और जीएस में हम लोग देख रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आज हम जिस शासक को बात करेंगे वो एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है, जिनके बारे में आज बात करना है। आपको पता चल गया होगा टॉपिक। तो टॉपिक है आज हमारा रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का जो समय है ये है 1236 से 1240। पिछले क्लास में जब हमने इल्तुतमिश पर बात की थी तो हमने देखा था कि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र नहीं होगा बल्कि उनकी पुत्री होगी। लेकिन दरबारियों ने एक महिला के अधीन काम करना स्वीकार नहीं किया और रज़िया को सुल्तान नहीं बनाया गया। लेकिन महज 7 महीनों के भीतर ही उन्हें पता चल गया कि जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह यह योग्य शासक नहीं है, अतः उसे गद्दी से हटा करके रज़िया को सुल्तान बनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे रज़िया सुल्तान को। तो रज़िया सुल्तान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रज़िया सुल्तान जो है ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका यदि पूछा जाए तो ये रज़िया बेगम थी। साथ ही साथ में रज़िया सुल्तान जो है ये दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला मुस्लिम शासिका है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ना तो इनके पहले और ना ही इनके बाद में कोई भी और महिला शासिका बनेंगी। ठीक है, ये गुलाम वंश की कुल 5वीं सुल्तान थी। ठीक है, इससे पहले और 4 सुल्तान हो चुके हैं जिनके बारे में हमने बात कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। ये गुलाम वंश की 5वीं सुल्तान थी। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि रज़िया सुल्तान जो है ये गुलाम वंश की कितने नंबर की सुल्ताना थी, तो ये 5वें नंबर के सुल्तान थी। अब रज़िया बेगम ने शासक बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद इसने शासकों की तरह ही चोगा और कुलह धारण किया। चोगा कहते हैं जो उस समय में राजा लोग एक लंबा सा कोट पहनते थे, उसे चोगा कहा जाता था। और कुलह करते थे जो सुल्तान जो है ये टोपी धारण करते थे, इसको कहा जाता था कुलह। तो इन्होंने पुरुषों के समान ही चोगा और कुलह धारण किया। इस समय जो है ये कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में जो महिलाएं होती थी ये बुर्का का प्रचलन था, अभी भी बहुत जगह में है, जो काफ़ी विवाद भी होते रहता है बीच बीच में। तो उस समय में जो है ये महिलाएं बुर्का धारण करती थी। लेकिन सुल्तान बनने के बाद रज़िया ने पुरुषों की तरह चोगा है ना और कुलह धारण किया और खुले मुंह से दरबार में पुरुषों के सामने जाने लगी थी, जो न तो यह बात कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय को हजम हुई और ना ही उस समय के आम लोगों को हजम हुई, जिसके कारण जो है ये जनता और जो उलेमा वगैरह थे ये रज़िया के विरोधी हो गए थे। अब देखते हैं रज़िया के पतन के कारण। ठीक है, रज़िया सुल्तान जो थी एक योग्य शासिका थी, एक कुशल प्रशासक थी और एक कुशल सेनापति भी थी। लेकिन इन सब के बावजूद महज 4 वर्षों के भीतर ही इनका पतन हो गया। इसके लिए जो कारण थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि रज़िया का एक स्त्री होना। ठीक है, चूँकि रज़िया एक स्त्री थी जिसके कारण जो सरदार थे ये इसके अंदर में काम करना पसंद नहीं करते थे। एक महिला के अंदर काम करना इस समय जो है ये कोई भी जो तुर्क सरदार थे ये अपना अपमान समझते थे। दूसरी बात थी ये खुले मुंह में दरबार में यानी बिना बुर्का बिना पर्दा के ये दरबार में जाती थी, जिसके फलस्वरूप आम जनता भी इसके विरोधी हो गए। तुर्क सरदार तो विरोधी थे ही, साथ ही साथ में आम जनता और जो धार्मिक प्रमुख थे वो भी इनके विरोधी हो गए थे। साथ ही साथ एक और घटना जो इसके पतन में सबसे ज़्यादा भूमिका जिसने निभाई ये था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत जो है ये एक अबिसीनियाई मूल का गुलाम था। ठीक है, जो रज़िया का गुलाम था और ये घोड़े वगैरह की देखभाल किया करता था। बाद में रज़िया को ऐसा माना जाता है कि इनके साथ रज़िया के प्रेम प्रसंग थे, जिसके फलस्वरूप भी ये बात जो है ये सल्तनत के उच्च पदाधिकारियों को नागवार गुजरी। अभी बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था याकूत के साथ जो इनका पतन हो गया। तो याकूत भी जो है ये इनके पतन का एक प्रमुख कारण था। अब रज़िया के काल में ही जो है ये राजतंत्र और सरदारों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। देखिए पुराने समय में क्या होता था, राजा जो होते थे ये सरदारों पर डिपेंड होते थे। अलग अलग सरदार जो होते थे यही जो है ये सुल्तान को सैनिक सहायता वगैरह प्रदान करते थे, प्लस अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन की बागडोर थामे हुए थे। यानी कि ये जो सरदार होते थे ये प्रशासन में सुल्तान के लिए एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह काम करते थे,
जो विभिन्न प्रदेशों में प्रशासन को देखते थे और युद्ध वगैरह होने पर सुल्तान को ये सैन्य सहायता वगैरह प्रदान करते थे। यानी एक तरह से हम इन्हें जागीरदार या जागीरदार की संज्ञा दे सकते हैं। मुगल काल में इन्हीं को मनसबदार वगैरह कहा गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो इनके काल में क्या होता है, रजिया के काल में राजतंत्र यानी राजा और जो सरदार थे, है ना, प्रांतीय सरदार थे, इनके बीच में टेंशन शुरू हो जाता है, इनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण भी था जलालुद्दीन याकूत। ठीक है, इससे पहले जो सरदार के पद होते थे, जो उच्च पद होते थे, ये तुर्की के अमीरों के लिए सुरक्षित होते थे। लेकिन रजिया ने क्या किया कि एक गैर तुर्क अर्थात ये जलालुद्दीन याकूत जो अबिसिनियाई मूल का एक गुलाम था, इसको जो है रजिया ने उच्च पद दे दिया और इसे अपने दरबार में अमीर नाखुर यानी 800 साला प्रमुख बना दिया। ठीक है, और एक गैर तुर्क को जो है ये अमीर का पद देना सरदारों को नागवार गुजरा और वो रजिया के विरोधी हो गए और एक एक करके साम्राज्य में रजिया के विरुद्ध विद्रोह होने शुरू हो गए। सबसे पहला जो विद्रोह किया था, ये पहला विद्रोह लाहौर के सूबेदार ने किया। लाहौर के सूबेदार ने रजिया या सल्तनत के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया, लेकिन रजिया ने शक्ति के साथ इसको दबा दिया, इस विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके बाद कई विद्रोह हुए और इन विद्रोहों की श्रेणी में सबसे सशक्त विद्रोह किया अल्तुनिया ने, अल्तुनिया का विद्रोह। ठीक है, अल्तुनिया जो है ये भटिंडा अर्थात पंजाब का सूबेदार था। एक मैंने यहाँ पे मैप ड्रॉ किया है उत्तर भारत का, इसमें आप देख सकते हैं। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये उस समय भटिंडा था पंजाब में, और भटिंडा के ठीक नीचे ये जगह है हरियाणा में कैथल, और यहाँ पर है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के विद्रोह की आग पहुँच गई कहाँ पर, भटिंडा पंजाब में पहुँच गई, और पंजाब का जो सूबेदार था अल्तुनिया, इसने रजिया के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने के बाद रजिया जो है, ये विद्रोह इतना भयानक था कि इस विद्रोह के दमन के लिए रजिया खुद गई और साथ में जो है वो अश्वशाला प्रमुख यानी कि जो अमीर नाखुर का पद जिन्हें दिया गया था यानी कि जलालुद्दीन याकूत भी साथ में गया। जलालुद्दीन याकूत और जो रजिया थी ये दोनों पहुंचते भटिंडा और वहां विद्रोह के दमन की कार्रवाई करते हैं, लेकिन भटिंडा में अल्तुनिया ज़्यादा शक्तिशाली था। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान और याकूत दोनों को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अल्तुनिया ने जो याकूत था उसे मरवा दिया और रजिया को कैद खाने में डाल दिया। ठीक है, इसी समय तेजी से घटनाक्रम में परिवर्तन होता है दिल्ली में। रजिया को कैद में जान करके रजिया का एक और भाई था बहराम शाह। ठीक है, इस बहराम शाह को दिल्ली में अमीरों ने जो है ये सुल्तान घोषित कर दिया। चूँकि रजिया अभी अल्तुनिया की कैद में है, इसीलिए दिल्ली में जो अमीर थे इन्होंने रजिया के एक और भाई बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। अब रजिया जो है ये बड़ी चतुर महिला थी, इसने जो है ये अल्तुनिया के साथ ही निकाह कर लिया। वही अल्तुनिया जिसने गिरफ्तार किया है, याकूत के मरने के बाद इसने अल्तुनिया के साथ निकाह कर दिया और कूटनीतिक प्रयास के तहत ये फिर से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास करती है। परंतु जब ये भटिंडा से दिल्ली लौट रही थी तो बीच रास्ते में ही हरियाणा में कैथल नाम के स्थान में कुछ डाकुओं के द्वारा 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो डाकू थे, ये डाकू बहराम शाह के द्वारा भेजे गए शाही सैनिक ही थे जिन्होंने रजिया को मार डाला। खैर जो भी है इस पर हम नहीं पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1240 में कैथल के पास इनकी हत्या डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है। तो इस तरह से भटिंडा से दिल्ली आने के क्रम में रजिया की हत्या हो जाती है और रजिया का काम समाप्त हो जाता है। रजिया में कोई भी कमी नहीं थी, रजिया के प्रशासन में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन रजिया ने एक ही गलती कर दी। क्या कि रजिया ने गलती कर दी जलालुद्दीन याकूत को अमीर नाखुर बनाकर, और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी उसके साथ ये थी कि वो एक महिला थी और उस समय का समाज जो था वो एक महिला के द्वारा शासित होना बर्दाश्त नहीं कर सका। खैर बहरहाल जो भी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रजिया के बाद में, रजिया के बाद में 3 सुल्तान बनते हैं, बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। बहराम शाह जो है ये रजिया का ही भाई था, जो यहाँ आप देख रहे हैं। इसने 1240 से 42 तक शासन किया। 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि इस समय जो बहराम शाह सुल्तान बना था, इस बहराम शाह को सुल्तान बनाया था तुर्कान चहलगामी। आपको याद आ रहा होगा
इल्तुतमिश ने जो 40 गुलाम सरदारों के दल का गठन किया था, तुर्कान चहलगामी, वो इस समय तक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और वही सुल्तान बना रहा था और वही सुल्तानों को हटा रहा था। ठीक है, तो रज़िया के बाद जो ये बहराम शाह है, ये तुर्कान चहलगामी की मदद से 1240 में सुल्तान बनता है और 1242 में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में मसूद शाह सुल्तान बनता है। ये मसूद शाह जो था ये इल्तुतमिश का पोता था। इल्तुतमिश का ये बेटा था बहराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश के पोते यानी मसूद शाह को 1242 में गद्दी पर बैठाया जाता है तुर्कान चहलगामी के द्वारा। 1246 तक ये शासन करते हैं और 1246 में तुर्कान चहलगामी के विरुद्ध जाने के कारण इन्हें बंदी बना करके जेल में डाल दिया जाता है और इसके बाद एक और अगले व्यक्ति को सुल्तान बनाया जाता है जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ करने लायक बातें हैं जो हम बात करेंगे। नासिरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1265 तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद जो था ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, इसीलिए इतिहास में इन्हें दरवेश शासक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए यदि कि सल्तनत काल में किसे दरवेश शासक कहा जाता है तो ये थे नासिरुद्दीन महमूद, चूँकि ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पाँचों वक्त का जो नमाज वगैरह होता है, धर्म कर्म में मतलब अपना जो भी है इस्लामिक, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब ये जो व्यक्ति है ये अपने खर्च के लिए राजकोष से 1 रुपया भी नहीं लेता था और कुरान की आयतें लिखता था और मस्जिद के बाहर उन्हें बिकवाता था और उससे जो आमदनी होती थी उससे ये अपनी जीविका चलाता था। अर्थात ये कुरान की आयतें लिखकर अपनी जीविकोपार्जन करता था। ठीक है, अब नासिरुद्दीन महमूद जो है ये सब समय तो धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहता था। इनके काल में इनके जो ससुर थे, है ना, और जो इनके वजीर भी थे अर्थात प्रधानमंत्री थे, वही राजकाज चलाते थे और उस व्यक्ति का नाम है बलबन। ठीक है, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में प्रशासन की वास्तविक बागडोर उनके वजीर और ससुर बलबन के हाथों में थी। ठीक है, सल्तनत काल में वजीर जो है ये प्रधानमंत्री को कहा जाता है। हम लोग जब प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे सल्तनत काल की तो उसमें और डिस्कस करेंगे इस पर। अब ये जो नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन महमूद ने 1249 में यानी 1249 में अपने ससुर बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां का अर्थ होता है सर्वोच्च नेता। ये पूछा जाता है कि उलुग खां किसकी उपाधि थी, तो ये उलुग खां जो है ये बलबन की उपाधि थी और उलुग खां की उपाधि बलबन को 1249 में जो है ये नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ने मिन्हाज उस सिराज को दिल्ली का काजी भी घोषित किया था। ठीक है, तो जो नासिरुद्दीन महमूद थे इसने मिन्हाज उस सिराज नाम के व्यक्ति को दिल्ली का काजी उस समय प्रधान न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है, चीफ जस्टिस, तो दिल्ली का चीफ जस्टिस मिन्हाज उस सिराज को बनाया था नासिरुद्दीन महमूद ने। अब मिन्हाज उस सिराज से एक और प्रश्न पूछा जाता है इनकी रचना। तो ये जो मिन्हाज उस सिराज है इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था तबकात ए नासरी। ठीक है, तो तबकात ए नासरी जो है ये पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो तबकात ए नासरी लिखा हुआ था जिसने, उसका नाम है मिन्हाज उस सिराज और मिन्हाज उस सिराज को दिल्ली का चीफ जस्टिस यानी मुख्य काजी बनाया गया था। ठीक है, अब 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 में होती है। इसके बाद बलबन जो है ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। ये बलबन जो है ये भी तुर्कान चहलगामी का एक महत्वपूर्ण पद पर व्यक्ति था, एक महत्वपूर्ण 40 गुलाम सरदारों में एक ताकतवर सरदार ये भी था। इसीलिए अपने ससुर यानी नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु अपने दामाद नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 में होने के बाद ये खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। इस प्रकार अब दिल्ली की बागडोर जो होती है ये एक शक्तिशाली सुल्तान के हाथ में आ जाती है और उस शक्तिशाली सुल्तान का नाम है गयासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दिक्कतें होती है, आप लोग पूरा देखते भी नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे बलबन, जिनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, 1265 से 1286 के बीच में, और देखेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत को किस प्रकार से स्थिरता प्रदान करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।